नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले कुछ दिनों से आप सुनते थे कि नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं इसलिए नहीं कह पाता था क्योंकि जब नेशनल चैनल था तो मैं उस पर न्यूज नेटवर्क कहता था, लेकिन पिछले 29 तारीख से मैं 4 PM यूपी पर बोल रहा था भारत के लोगों के लिए, क्योंकि मेरा नेशनल चैनल बंद था। बहुत दिनों बाद आज ये बात मैं फिर कह पा रहा हूँ कि स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। आप सबके देश और दुनिया के तमाम लोगों के प्यार और दुआओं के कारण 4 PM न्यूज नेटवर्क चैनल, नेशनल चैनल फिर से शुरू हो गया। एक लंबी लड़ाई थी, एक लंबी जंग थी और मेरे आत्मसम्मान, मान सम्मान की लड़ाई थी। 29 तारीख की सुबह जब मैं उठा तो यूट्यूब से मेरे को एक मेल मिला। उस मेल में लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपका चैनल खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक करें, और हमने आपका चैनल ब्लॉक कर दिया। मैं हैरान था कि ये सब कैसे, और मेरे को सबसे ज्यादा खराब ये लगा कि भारत सरकार ने ये माना कि मेरा चैनल नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था। मैं हैरान था क्योंकि मैं सालों से इस बात की कोशिश करता था कि देशभक्ति में, देश को बचाए रखने में अगर सबसे ज्यादा जिन लोगों का योगदान हो, मेरा नाम उसमें लिखा जाए। मैं कोशिश करता था कि जब ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा रास्ता दिखाया, इतना बड़ा आप लोगों का परिवार दिखाया, इतना बड़ा नेटवर्क चैनल, 74 लाख सब्सक्राइबर मुझे दिए, मेरा परिवार दिया, तो मैं कोशिश करूं कि मैं अपनी काम से, अपनी जबान से हर बात वो करूं जो देश के हित में हो, जिससे भारत मजबूत हो। जब ये आरोप लगा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से मेरा चैनल बंद किया गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। शायद सालों से इतना दुख किसी बात पे नहीं हुआ होगा। मैंने YouTube से और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि आप मुझे बताइए, मेरा कौन सा ऐसा वीडियो था जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था। मैं और मेरी टीम इस देश के लिए मर मिटने वालों में सबसे आगे रहेगी, ये हमारा संकल्प है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई हमारा वीडियो ऐसा हो जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो। हमने उनको खत लिखा, हम जानना चाहते थे कि हमसे गलती कहाँ हुई, और हम भी ये तय करे बैठे थे कि अगर कोई भी वीडियो गलती से हमारा ऐसा होगा तो हम पलक झपकते इसको डिलीट कर देंगे और सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमने सारी लिस्ट देखी, हमें कोई वीडियो ऐसा नजर नहीं आया कि जिसमें हमने राष्ट्र के खिलाफ बात की। लेकिन कुछ बातें जरूर की थी। हमने पूछा था कि पहलगाम में जब घटना हुई थी तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, और ये सवाल वाजिब थे। और 29 तारीख तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसे हालात बने, वैसे हालात भी नहीं थे। एक आतंकी घटना हुई थी और हमें उस पर सवाल पूछने का बिल्कुल हक था, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उस पर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं से कोई खत नहीं आया और मेरे माथे पर ये एक दागनुमा एक एहसास था कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हूँ। अंदर से मैं रातों में सोते समय मेरे को एकदम घबराहट सी होती थी, उठता था कि ये शब्द मेरी जिंदगी में कैसे आ गया कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ। अंततः मैंने तय किया कि देश के सबसे बड़े मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय में मैं जाऊंगा, वहां पर मैं अपनी बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो अन्याय नहीं होने देगा। मेरे को पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले गया नहीं था, तो वहां तक जब से पहले अपने मित्र हैदर भाई के पास पहुंचा। आप जानते हैं उनका, कई बार मैंने वीडियो में नाम लिया है, उनका चेहरा है, उनका ट्विटर अकाउंट है, और ये हैदर भाई मेरे कानूनी मामलों में मेरे मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत बढ़िया रिट तैयार करते हैं। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हमको दिल्ली जाना है, सुप्रीम कोर्ट में अंततः ये रिट करनी है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। तलहा साहब एक बहुत शानदार नौजवान एडवोकेट विदेश से पढ़ के आए हैं, ये आप चेहरे में देख रहे हैं उनको, ये इनका ट्विटर अकाउंट है। तलहा साहब ने बहुत मेहनत के साथ और हैदर जी ने, दोनों ने मिलकर बैठकर तैयार की, और मेरे लिए एक बड़ा आत्मसम्मान, मैं कहूंगा कि शायद मेरी जिंदगी के सबसे बड़े आत्मसम्मान में से एक बात थी कि मुझे कपिल सिब्बल जी से मिलने का मौका मिला। जो शख्स हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, देश के पिछड़े दबे लोगों की आवाज बन के उठता है, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में सब लोगों की ताकत बन के उठता है, मैं उनके पास में गया। उनके बारे में मेरी उनसे क्या क्या बातें हुई, ये मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अंततः
मैं उनके पास में गया, उनको रिट दिखाई, उन्होंने कुछ संशोधन किए और उसके बाद ये तय किया कि कपिल सिब्बल साहब मेरा मुकदमा लड़ेंगे। मन ही मन यकीन मानिए मैंने उस दिन ये मान लिया था कि इस मुकदमे में जीत तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि कपिल सिब्बल जहां खड़े होते हैं वहां न्याय की बात और मजबूती से और दमदार तरीके से की जाती है, लड़ी जाती है। ये सारा कुछ हो गया, हमारा नेशनल चैनल बंद था और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। देश के सारे बड़े जर्नलिस्टों ने, छोटे पत्रकारों ने, गांव देहात के पत्रकारों ने मेरे लिए आवाज उठाई। जिसने सामर्थ्य था उसने फेसबुक पे लिखा, ट्वीट किया, वीडियो बनाए और शायद सरकार को अंदाजा नहीं था, वो तो प्रयोग करके देखना चाह रही होगी मेरे ऊपर कि ये चैनल को बंद करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा, लेकिन सरकार को अंदाजा नहीं था कि पूरे देश की ताकत इस तरह खड़ी हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के सारे बड़े से बड़े नेता एक मंच पर आ गए, 4 PM के बंद होने का विरोध किया और लड़ाई बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट जब मैं पहुंचा, जिस दिन तारीख थी, मुझे बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में गवई साहब की हमारी सुनवाई होनी थी। मैं बाहर खड़ा, कम से कम 2 दर्जन अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट वो मेरे पास आए, 4 PM को जानते थे, उन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए, बातें करी और मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी मेरे को 4 PM को इतना देखते होंगे। बातचीत की शुरुआत हुई, लोगों को बताया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आया, हमारी रिट की सुनवाई का मुद्दा आया। कपिल सिब्बल साहब ने बहुत दमदार तरीके से कहा कि हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई मौका नहीं दिया गया, हमें पता ही नहीं है हमारा कौन सा वीडियो है और सीधा सीधा हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया गया। इस देश के माननीय न्यायमूर्ति जी वो इस बात से सहमत थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तभी उन्होंने सरकार को नोटिस दिया और ये कहा कि हमें सरकार का भी पक्ष सुनना चाहिए कि सरकार ने क्यों बंद किया। 1 हफ्ते का समय दिया। यह हफ्ता 13 तारीख को पूरा हो रहा था, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मैंने बाहर निकल के अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझको यकीन है कि सरकार 13 तारीख से पहले ही हमारा चैनल खोल देगी। लोग कह रहे थे कि क्यों खुलवा देगी, ऐसे कैसे खोल देगी। मैंने ये तर्क दिया, मैंने कहा मेरा मानना है कि चूंकि सरकार के पास कोई ठोस आधार नहीं है, एक झटके से कुछ अफसरों ने चिट्ठी भेज दी, चैनल एंटी नेशनल है, चैनल बंद कर दो, चैनल बंद हो गया। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ सरकार क्या पक्ष देगी, और सरकार भी शायद समझ गई होगी कि ये गलत फैसला हो गया, इस तरह 4 PM को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि सरकार को लगा होगा कि 4 PM है, बंद कर दो, कौन सा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अंदाजा नहीं था कि 4 PM अब जब जनता खड़ी होती है, जनता की आवाज कोई चैनल बनता है तो उसकी ताकत इतना ही आ जाती है, कि सरकार को अंदाजा नहीं था। अंततः 4 PM की आवाज आप सब बन गए, आप एक ताकत के साथ खड़े हो गए और सरकार ने जब सुनवाई में 2 दिन बचे थे उससे पहले ही चैनल शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सरकार को डर था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, अगर आदेश लिखाएगा इस तरह बंदी के खिलाफ तो वो नजीर बन जाएगा। भविष्य में कभी किसी व्यक्ति का चैनल इस तरह बंद किया गया तो वो उसके लिए एक उदाहरण बन जाएगा, शायद इसीलिए खोला। मुझे पता नहीं, कानून की भाषा मुझे बहुत अच्छी तरह से आती नहीं, लेकिन एक बार तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इस प्यार ने मेरी ताकत को बहुत बढ़ा दिया और मेरे संग तो जब जब कोई बुरा करना चाहता है और अच्छा हो जाता है। हमारा चैनल इंडिया में बंद था, दुनिया में वो देखा जा रहा था, और 4 PM यूपी जो दूसरा चैनल है वो चालू था। हम लोगों ने अपने वीडियो 4 PM यूपी पे डालने शुरू किए और हमको लगता था कि शायद 7-8 महीने में वो 1 मिलियन हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही वो चैनल 1 मिलियन हो गया। लोगों ने उसको 40-40 हजार लोग रोज उसको सब्सक्राइब कर रहे थे और एक उपलब्धि हो गई कि 1 हफ्ते के अंदर वो चैनल भी 1 मिलियन हो गया, 4 PM यूपी। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, भरोसा दिलाऊंगा कि मैं जिस तेवर के साथ बात करता था तेवर वही रहेंगे। और सच में वो 2 लाइनें जो हैं, अगर मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता, अगर मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता, यकीन जानिए कब का वजीर हो जाता। एक बार फिर आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।